नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कॉरपोरेट मीडिया को देखेंगे तो उन्होंने अभी से ही मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ दिला दी है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया देखते हैं, अगर आप एक्चुअल पॉलिटिकल रिसर्च देखते हैं तो 2022 के उत्तरार्ध के बाद बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अगर आप और तस्दीक करना चाहें तो हिमाचल प्रदेश के नतीजे देखिए, दिल्ली के एमसीडी के नतीजे देखिए, जो बाई इलेक्शंस हैं पूरे देश भर में जो हुए उनके अगर आप नतीजे देखें तो ये चीज़ जाहिर होती है कि मोदी जी की जो ब्रांड वैल्यू है, जिसको इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट हुई है, फीकी पड़ी है। तो क्या हम ये माने कि 2024 में मोदी जी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे? और क्या अगली सरकार किसी और की बनेगी, चाहे वो बीजेपी में से हो, चाहे विपक्ष में से हो? अब ये बहुत बड़ी खबर है और मैं तथ्यों के साथ, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और कई राज्यों के एक्सपर्ट्स जो हैं, सेफोलॉजिस्ट, उनकी मदद से ये मैं बात आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी रिसर्च को जिसने लीड किया है वो एक बहुत ही जाना पहचाना बेखौफ चेहरा है, टाइगर का। और यदि ब्रांड मोदी है तो फिर आपको चाकू को धार लगाने की जरूरत नहीं है महामहिम। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि सब्जी काटने वाला चाकू जो है वो गला काटना चाहिए। और टाइगर जो पिछले कई महीनों से कई राज्यों के दौरे पर थे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो आज कई आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। वाकई आप चौंक जाएंगे उन आंकड़ों को जानकर। लेकिन उस बेखौफ एनालिसिस से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं कि ये जो पूरी एनालिसिस है कि मोदी कहां पर खड़े होंगे, क्या मोदी वाकई स्लाइड कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिसल रहे हैं, ये चीज़ और समझ में आए और तथ्यों के आधार पर समझ में आए, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसका खुद मानना है कि 303 सीट जो पिछली बार उसने जीती थी, इस बार कई सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का, सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप ये रिपोर्ट देखें अमित शाह की तो आपको लगेगा कि वाकई अमित शाह ने अभी से ही अपनी आस्तानें खींचकर तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह 5 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक लगातार दौरा कर रहे हैं। 11 राज्यों का दौरा जहां वो रैली कर रहे हैं, जिसमें त्रिपुरा है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, हरियाणा है, पंजाब है और भी कई राज्य हैं। और नड्डा भी तैयारी कर रहे हैं, मोदी भी कई रैली करने जा रहे हैं। तो इससे एक चीज जाहिर होती है कि बीजेपी में घबराहट है और अभी से 24 की तैयारी शुरू कर दी। हर दूसरे दिन अमित शाह रैलीज कर रहे हैं। दोस्तों, जाहिर तौर पर बीजेपी में खलबली है और इधर मुझे लगता है टाइगर की रिपोर्ट से और भी ज़्यादा खलबली होगी। लेकिन जो आकलन का आधार है वो क्या है, क्या जो एनालिसिस की गई है या जिसकी रिपोर्ट आपके सामने रखी जा रही है या फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, उसका आधार क्या है? एक एक करके मैं आपको समझाने की बहुत ही कम समय में 10-20 सेकंड में आपको कोशिश कर रहा हूँ। पहला आधार ये है कि जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने, उनको कंसिडर किया गया है। ज़्यादातर जो ज़िला संवाददाता हैं, जो डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट्स हैं, चाहे वो किसी अखबार के हों, चैनल के, उनसे बातचीत है और उनसे पूछने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका मशवरा लिया गया इन राज्यों में, जैसे जिसमें कर्नाटक है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसमें और भी कई राज्य हैं, पश्चिम बंगाल भी है। तो राजनीतिक विश्लेषक जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरा लिया गया है। जो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, उनसे बात है, पार्षदों से बात है, नेताओं से बात है, कहीं कहीं सांसदों से भी वानखेड़े जी ने बात की है, कहीं मैंने बात की है। और सभी राज्यों के उन्होंने दौरे किए, जिन राज्यों की वो रिपोर्ट दे रहे हैं, पिछले 3 महीने से लगातार वो दौरे पर हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, लोगों से भी बातचीत हुई है बड़े पैमाने पर। तो वो जो एक असेसमेंट है, ये असेसमेंट किसी सर्वे का नहीं है जिसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जाता है। ये लोगों से बातचीत है, स्टेक होल्डर से बातचीत है और तब एक नतीजे पर टाइगर पहुँचे जिनका तकरीबन 35-40 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का।
अब टाइगर और उनकी जो रिसर्च है और जो टीम है उसका ये मानना है कि 3 राज्य, दोस्तों 3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा डेंट लग रहा है बीजेपी को, मोदी ब्रांड को। और वे 3 राज्य हैं बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। और अगर आप देखेंगे तो बंगाल में 2019 में मोदी जी ने वाकई एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया था। 18 सांसद वहाँ से चुने गए थे 2019 में। और रिसर्च टीम का ये कहना है कि इस बार सांसद भी विधायक का चुनाव हारे हैं और ज़्यादातर जो सांसद थे, विधायक थे, भाजपा का दामन छोड़कर वापस तृणमूल में चले गए। ये इस वक्त स्थिति है बंगाल की। और ऐसे में अगर 4 से 6 सीटें भी मिल जाएं मोदी जी को तो एक कमाल होगा। बिहार जहां पिछली बार स्वीप किया था, पासवान जी भी थे, नीतीश कुमार भी थे और तीनों ने मिलकर जो स्वीप किया था, 40 में से 39 सीट्स ली थी, 39 सीटें। इस बार नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी के साथ मिल गए हैं। एक अजीब सी केमिस्ट्री है, एक ऐसी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है कि जहां बीजेपी अपने आप को असहाय महसूस करती है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो 40 सीटें जो स्वीप की थी, 39, ये घटकर 10-15 तक रह जाएंगी। और इस पर डिटेल में बातचीत होगी, समझाएंगे आपको, टाइगर समझाएंगे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होगा। और महाराष्ट्र जहां 41 सीटें, जीत का जो सेहरा है या आइसिंग ऑन द केक है, वो महाराष्ट्र से ही मिली थी मोदी जी को पिछली बार। 48 में से 41 ले गए थे। इस बार घमासान उल्टी है। और इस बार मोदी जी ने जिस तरह से शिंदे साहब की सरकार बनवाई, एक सरकार तोड़ी और उसके बाद ईडी को छोड़ दिया, सीबीआई को छोड़ दिया, हालात बहुत ख़राब है। इतने हालात ख़राब है महाराष्ट्र में कि मोदी जी अंधेरी से जो उपचुनाव था, कैंडिडेट बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया। बीजेपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप उम्मीदवार को ही विड्रॉ कर लें। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। ये स्थिति बताती है कि कितनी कमज़ोर विकेट पर महाराष्ट्र में। तो ऐसे में ये 41 घट के 10 या 10 से नीचे भी जा सकती हैं। तो एक बड़ा नुकसान होगा यहाँ पर। कहाँ 97 सीट मिली थी और कहाँ 30+ जा रहा है। तो टोटल जो है अगर आप देखें, इसमें बाकी स्टेट्स पे भी टाइगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे, मध्य प्रदेश पे बात होगी, छत्तीसगढ़ पे बात होगी और घूम फिर के हरियाणा को भी बात होगी और राजस्थान का भी आकलन होगा। लेकिन जो एक फिगर है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि 220, 240, 220 और 240, इसके बीच में कहीं मोदी जी और बीजेपी रुकती दिख रही है। और इसका मतलब है कि आप जो मैजिक फिगर है, जो मेजॉरिटी मार्क है 272 का, उससे काफ़ी नीचे 50 सीटों की ज़रूरत होगी मोदी जी को। अब ये कौन समर्थन देगा? क्या ममता बनर्जी गिले शिकवे दूर करके आएंगी, या नवीन पटनायक किसी दबाव में आ जाएंगे, या जगन रेड्डी कुछ सीटें आंध्र प्रदेश से ले आए वो आ जाएंगे मोदी जी के साथ? किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, इस पर बहुत से सवाल जवाब हैं और सारे जवाब आपको मिलेंगे टाइगर से जब बातचीत होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो मोदी जी के लिए अनुकूल नहीं है। और ऐसे में कुछ और विकल्प भी हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नितिन गडकरी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह हो सकते हैं, या फिर योगी जी का क्या होगा, उस पर भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय मैं आपका ना लूँ, सीधे चलते हैं सुपर एनालिसिस, बेखौफ एनालिसिस, बोल्ड एनालिसिस, जिसको आप सुनना चाहते हैं, न्यूट्रल एनालिसिस, एक ऑल्टरनेट मीडिया के एनालिसिस, हार्ड वर्क के साथ सुनते हैं। सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। तो सारी इनपुट इनके पास में है और तमाम शेफोलॉजिस्ट से बात करने के बाद, तमाम रीजनल कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करने के बाद, नेताओं से बात करने के बाद, जो वानखेड़े जी का, टाइगर जी का जो आंकड़ा है मोदी जी के लिए 2024 के लिए, टाइगर 220 से 240 सीटें दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो नुकसान है नरेंद्र मोदी को, वो मैं मान के चल रहा हूं कि 50-60 सीट का नहीं बल्कि 70-80 सीट तक का नुकसान हो रहा है। अब 80 सीटों की जो नुकसान है भाऊ, ये 80 सीटें का जो नुकसान मोदी जी को हो रहा है, एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूं किन राज्यों से हो रहा है, कौन से वो राज्य हैं जो मोदी की इस गिनती को कम कर रहे हैं, अरमानों का के जो है आप कह सकते हैं वो एक तरह से गला काट रहे हैं, हसरतों के पर कतर रहे हैं। ये कौन से राज्य हैं जो गिनती कम कर रहे हैं मोदी की? बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जो लगातार चुनाव हो रहे हैं, उसमें ममता दीदी का जो सिक्का उछल के चल रहा है, उससे मुझे लगता है कि पहला स्टेट जहाँ बड़ा गड्ढा मिलेगा वो बंगाल होगा। बंगाल में वर्तमान में 18 सीटें हैं। 18 सीटों में से 4 सीटें भी ये रिटेन कर पाए तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप बिहार में आ जाइए।
बिहार में जब भी बीजेपी अकेली लड़ी, बीजेपी नुकसान में आई है और जब भी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ा है, इन्होंने सक्सेस के झंडे गाड़े हैं। ये हमने इतिहास बताता है। इस बार यदि वो हो गया बीजेपी का वहाँ पे, यदि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ते हैं, नीतीश बाबू और वो साथ में लड़ते हैं, तो यकीनन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हाँ, एक तड़का कांग्रेस का ज़रूर लगता है, लेकिन वो आरजेडी के साथ मिलके ही वहाँ काम करते हैं। दूसरी बात, इस गठबंधन में झगड़े नहीं हैं। झगड़े मतलब 2 छुट-पुट इधर-उधर के वक्तव्य छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया बहुत उछालता है उसको। लेकिन बाय एंड लार्ज नीतीश बाबू का ये कहना कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, इसके मायने ये है कि वहाँ अब सत्ता का कोई संघर्ष नहीं है। स्टेट का इलेक्शन बड़ा क्लियर है और तेजस्वी भी चाहेगा कि वो दिल्ली का रोल के बजाय वो स्टेट को पहले अपने आप को कम स्टेट में एस्टेब्लिश करे, फिर वो दिल्ली आए। तो नीतीश बाबू अगला लोकसभा पूरे ताकत से लड़ेंगे क्योंकि उन्हें वो आंकड़ा चाहिए। यदि वो आंकड़ा उनको चाहिए, तो मुझे लगता है बीजेपी को दूसरा गड्ढा वहाँ होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो एस्टेब्लिश्ड नेता थे सुशील मोदी जैसे, वो हाशिए पे चले गए। रविशंकर प्रसाद जो जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी राम जन्मभूमि की, वो हाशिए पे चले गए। और जो नए लोग आए हैं, तो ताज्जुब लगेगा कि आप और हमको उनके नाम भी मालूम नहीं, उप मुख्यमंत्री जो है वो। तो ऐसे नए नए लोगों के भरोसे ऐसा प्रदेश छोड़ना जहाँ लालू यादव और नीतीश कुमार का मुकाबला आपको करना होगा, तो वहाँ एक बड़ा गड्ढा दिखेगा। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में अ, अखिलेश 44 पे थे, अब अखिलेश 125 पे हैं। अखिलेश जी को भी ये पता है कि पूरे 80 सीटों पे वो मुकाबला नहीं कर पाएँगे, तो अंदरूनी उनकी भी तैयारी होगी कि कम से कम 20-25 सीटें ऐसी हो, जहाँ पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए और सीटें आ जाएँ। तो मुझे करीब-करीब कुल मिलाकर 35 सीटों से 30 से 35 सीटों का गड्ढा मुझे यूपी में दिखाई देता है। यूपी में दूसरी बात जो चल रही है, वो अमित शाह वर्सेस यूपी में। मुख्यमंत्री वो चल रही है। ऊपर से जो कंट्रोल हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ हाथ चली गई है। लोगों में कहीं न कहीं अनरेस्ट है वहाँ पे और समाजवादी पार्टी यदि ठीक से चुनाव लड़ ले, तो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ये पैकअप हो गई है, ये अब मोर देन इनफ ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद आप बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ 48 सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यदि इकट्ठा चुनाव लड़ती है, तो यकीनन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगी बीजेपी। जो बीजेपी के पास अभी करीब-करीब 40-42 सीटें हैं शिवसेना और बीजेपी मिलके। वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इकट्ठा हो जाए, तो वो इक्वेशन ही बदलता है। और ये तीनों में अभी फूट डलती हुई कहीं दिखाई नहीं देती। क्योंकि अभी नागपुर का अधिवेशन जो हुआ, उस अधिवेशन में भी तीनों पार्टियाँ इकट्ठा एक-दूसरे को कवर करते हुए लगातार मुकाबला कर रही थी बीजेपी का। दूसरी बात बीजेपी में आयाराम-गयाराम इतने बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र का बीजेपी का इतना कांग्रेसीकरण हो गया है कि ओरिजिनल बीजेपी वाले हाशिए पे चले गए हैं और वो कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम काम करें तो किसके लिए करें? हम सालों जिनका विरोध करते रहे, क्या उनको चुनाव जितवाने की अपील करें? ऐसे कई पेशों-पेश में फँस गए हैं। दूसरी बात अमित शाह वर्सेस जो देवेंद्र फडणवीस है, ये लड़ाई। देवेंद्र फडणवीस को कभी अमित शाह ऊपर आने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो नारा वो भूल नहीं सकते, अभी नरेंद्र बाद में देवेंद्र, कि भई नरेंद्र की जगह देवेंद्र अब आने वाले हैं। तो वो वहाँ पे एक उनका एक हालत बुरी है। ये 3 राज्य मेजर में देते हैं। दूसरी बात है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बघेल साहब ने पूरी तरह से कब्ज़ा कर रखा है और वहाँ बीजेपी बघेल साहब के पेरोल पे है, करीब-करीब। तो ऐसे में बीजेपी वहाँ कितना दम मार पाएगी? राज्य छोटा है लेकिन वहाँ से एक भी सीट इस बार बघेल देगा नहीं, क्योंकि बघेल को यदि कांग्रेस पार्टी में अपना वजूद बनाना है, बघेल जी को यदि ये बताना है कि वो वाक़ई अच्छे रणनीतिकार है और सिर्फ़ विधानसभा तक सीमित नहीं है, तो इस बार लोकसभा में भी वो पहल करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वो बात अलग थी कि जब बीजेपी की कांग्रेस की सरकार आने के बाद बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तब की बात अलग है और आज की बात अलग है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। मैं बार-बार कहता हूँ, जो मैं बीजेपी का आंकड़ा कम गिना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि सिर्फ़ हर राज्य के हिसाब से। दूसरी बात है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल में जो आपने बात की है, वो बातें हवाबाजी रह गई है, कोई बातें यथार्थ के धरातल पे उतरती हुई नहीं दिखाई देती। महँगाई हो जाए, रुपए की कीमत हो जाए, बेरोज़गारी हो जाए, इस पे आप बातें बहुत करते हो, फ्यूचरिस्टिक बातें करते हो, कि पहले 2022 तक ये बात हो रही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 में हम ये करेंगे, 2022 में हम वो करेंगे, 2022 तक ये हो जाएगा। 2022 तो खत्म हो गया, समस्या जस की तस है। अब 2023 आ गया, अब बीच में आप 2040 और 2030 का लॉलीपॉप देने लगे। लेकिन लोगों को ये बात आज भी समझ में आ रही है
कि जहां 80 करोड़ 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भरोसे आने वाले पूरे साल भर जिंदा रहेंगे, उस देश की इकोनॉमी क्या होगी? आने वाला बजट बहुत डाइसी बजट होने वाला है, क्योंकि उस बजट में रुपए में से करीब-करीब 50, 55 या 60 पैसे हमें डेब्ट सर्विसिंग के लिए देने जा रहे हैं, जो कर्जे हमने लिए हैं। आप जो बात कह रहे हैं, अगर मैं संक्षेप में ब्रीफ में अगर बताऊं, या आपकी बातों से जो हेडलाइन निकल के आ रही वो ये निकल के आ रही है कि मोदी ने काम नहीं किया, मोदी की पॉलिसी ठीक नहीं है, मोदी की अर्थव्यवस्था चौपट है, और मोदी की जो राजनीति है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अमित शाह उन्हीं के नेताओं से भिड़ गए, कहीं योगी से भिड़ गए, कहीं फडणवीस से भिड़ गए। आपने एक बात ये भी कह दी कि भाई बिहार जो बहुत जबरदस्त सीटें दे रहा था अब तक मोदी जी को, वहां पर नीतीश कुमार अलग हो गए, तो बिहार से नुकसान हो रहा है। आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र जो 48 सीटें देता है वहां पर भी झगड़ा है बीजेपी का, और शिवसेना और जिस तरह से शरद पवार वहां मेहनत कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी नुकसान है, बिहार में भी नुकसान है, बंगाल में भी नुकसान है, और उत्तर प्रदेश में थोड़ा अखिलेश यादव हो सकता है बेहतर कर जाए। तो आपने 70-80 सीटें कम कर दी, यानी मोदी जी 220 के आसपास आ रहे हैं। अब उनको समर्थन चाहिए होगा, मैं इस पर तो आऊंगा कि भाई 220 पे क्या मोदी सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी मेरी एक आरएसएस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, बल्कि मेरी नहीं, मेरे साथ एक बीजेपी के रिपोर्टर थे जो काफी समय से बीजेपी और आरएसएस को रिपोर्ट कर रहे हैं। आरएसएस के नेता ने उस बीजेपी के रिपोर्टर से कहा, जहां मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई मोदी शेर है आज की तारीख में, मोदी सियासत का शेर है, उसके जैसा कद और किसी का नहीं है सियासत के जंगल में। और जो बाकी लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी कह लीजिए और चाहे आप नीतीश कुमार कह लीजिए, दे आर नॉट मोर देन लेपर्ड्स, वो तेंदुए से ज्यादा नहीं है। तो उनका ये कहना है कि 4-5 तेंदुआ घेर भी लें तो एक शेर को नहीं हरा सकते, ये कहना है साहब उनका। नहीं, यकीनन शेर है, मैं दो बात नहीं मान, मतलब इसमें कोई मतलब वो ये दो मत कहना नहीं ये है। चाह रहे थे कि नहीं नहीं शेर को नहीं नहीं, शेर ही है हरा सकता है, तो शेर बिल्कुल, कौन है विपक्ष में? मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इस बात को, ये जंगल के कई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है, तो लेपर्ड नहीं, लेपर्ड की बात तो बहुत बात की बात कर रहा हूं मैं, जंगली भैंसे और जंगली कुत्तों ने भी शेर का शिकार किया है जब कमजोर हो जाता है। हम ब्रांड कमजोर होने की बात करते हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं ये सिर्फ 3 चुनाव जो हो गए पीछे के उसमें दे दूंगा। क्या बीजेपी गुजरात तक सीमित है? क्या बीजेपी गुजरात की रीजनल पार्टी है जो गुजरात में 156 पे चले गए, 7वीं बार सरकार बना गए? हिमाचल में वही मोदी जी रैली करके आए थे, सोलन में मशरूम का संबंध बताया था, गली कूचे में चाय के संबंध बताए थे, हिमाचल में उन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था। ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया? पार्टी के अध्यक्ष अपने गृह नगर में लोगों को जितवा नहीं पाए, मुख्यमंत्री अपने गृह नगर में जितवा नहीं पाए, अनुराग जो यहाँ पे आई.एंड.बी मिनिस्टर है, जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर है, जो आई.एंड.बी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, वो पूरा ब्रॉडकास्टिंग का मंत्रालय देखते हैं, वो मंत्रालय संवाद से तो बात होती है। क्या उनका अपने गृह राज्य में संवाद ही नहीं रहता? संवादहीनता हो गई थी कि जिन लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। एमसीडी उसके हार बाद गए। दिल्ली आई है, एमसीडी हार गए, दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी के ही पोस्टर बिकते थे। मैं यही कहा कि जिस दिन अमूल मात्र गुजरात में ही बिकेगा और महाराष्ट्र से वापस आएगा अमूल का ट्रक, जब दिल्ली से हिमाचल से अमूल का ट्रक वापस आएगा, जब बिहार से अमूल का ट्रक वापस आएगा, जब बंगाल से अमूल का ट्रक वापस आएगा, तब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि अमूल के 8 ट्रक गुजरात में गए और सब खप गए, लेकिन जो वापस आए ट्रक है उसका भी तो हिसाब लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो ब्रांड सिर्फ गुजरात में ही अमूल जिंदा है, अब बाकी जगह अमूल वॉश आउट हो गया है। तो जब ब्रांड मोदी की बात करते हैं हम, तो फिर मोदी का ब्रांड हर जगह चलना चाहिए। और यदि ब्रांड मोदी है, तो फिर आपको चाकू को धार लगाने की जरूरत नहीं है महामहिम। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि सब्जी काटने वाला चाकू जो है वो गला काटना चाहिए। ये बोलने की आपको आपके राज्य में, आपका जहां शासन है, जहां आपका गृह मंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर की उसकी जिम्मेदारी है कर्नाटक में, यदि वहां एक साध्वी बीजेपी की जाके ये कहती है सांसद कि वहां पे आप गला काटने के लिए छुरी को धार लगाओ, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर के उन पर ही विश्वास नहीं। उसके बाद वहां की पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि आप लव जिहाद पे बात करो,
ये बाकी पानी बिजली की बात मत करो, क्योंकि ये जिन पे बात उसी पे करना चाहते हैं जिनके लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। लेकिन लड़ाई तो इनको पानी बिजली के लिए भी करनी थी, वो लड़ाई बुरी तरह से हार गए। 2019 के अगर हम आंकड़े देखें 303 मिले थे, यानी बीजेपी को आप बता रहे हैं 70-80 सीटों का नुकसान हो रहा है। अभी जो 70-80 सीटें या 80-85 सीटों का जो नुकसान हो रहा है और मोदी जी 220 पे खड़े हैं, क्या 220 पर भी मोदी जी सरकार बना लेंगे? क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होंगे 220 पे, तो क्या मोदी 220 में भी 220 पर भी 70 कम 60 कम इस पर भी क्या सरकार बनेगी? या यहां भी खेला है, या असली खेला यहीं पर है? सरकार बीजेपी की बनेगी, माइनस मोदी बन सकती है, क्योंकि बीजेपी जो मोदी जी के अंडर है वो रीजनल पार्टी को समाप्त करने का प्रण ले चुकी है। तब सबको मालूम है ये बरमुडा ट्रायंगल है, कौन अपना जहाज जबरन बरमुडा ट्रायंगल में उतारेगा जब मालूम है डूबना है? तो दूसरा रूट ले लेगा, या जिस दिन बरमुडा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा उस दिन उस रूट पे जाएगा। कौन सा रीजनल दल है? क्या शिवसेना बीजेपी का सबसे पुराना अलायंस नहीं था, सबसे पहला? आज हाशिए पे है, क्यों छोड़ के गया? अकाली दल दूसरा अलायंस है, क्यों छोड़ के गया? जिनके साथ बीजेपी का अभी अलायंस है वो उधार का सिंदूर है, मजबूरी का अलायंस है। क्या चौटाला ये बीजेपी का नेचुरल अलायंस है? नहीं हो सकता। गुजरात में गोवा में जिन जिन रीजनल पार्टीज ने, छोटी छोटी पार्टियां हैं, दो दो तीन तीन मेंबरशिप की, जिन जिन लोगों ने गुजरात में पर्रिकर साहब को मुख्यमंत्री बनाया, वो आज बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? क्यों बीजेपी के हाशिए पे है? क्योंकि बीजेपी की सत्ता की भूख इतनी बड़ी है कि वो सबसे पहले अपने ही बच्चे खा जाती है जलने के बाद। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया, उन्होंने अकाली दल को निपटाने का प्रयास किया, वहां नीतीश बाबू को निपटाने का प्रयास किया, पीडीपी को निपटाने का प्रयास किया। एनटी उस रामाराव के। चक्कर में, हाँ, तो उस चक्कर में, और आप यदि देखा जाए तो केसीआर जो है, ये ओरिजिनल केसीआर के रूट से यदि आप देखोगे तो ये बीजेपी और संघ से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा लेकिन आज एनटीआर के बाद है चंद्रबाबू नायडू, हाँ, उनको भी नायडू निपटाने की कोशिश हुई पूरी तरह निपटाने से। का प्रयास, तभी तो चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले गए। एक मुझे अलायंस बताइए जो इनके साथ कंटिन्यूस रहा है। नहीं, अठावले तो अब हैं। डीएम, अब आठवले की तो पार्टी नहीं है ना सर। महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 12 आरपीआई है, अकेले महाराष्ट्र में। बीजेपी कह रही है कि साहब हमारे साथ अठावले हैं, हमारे साथ मैंने अनुप्रिया वही तो पटेल है, हमारे साथ मैंने संजय निषाद है, बता रहे हैं वो। मैंने यही तो कहा कि भाई कल सचिन हमारे जो तेंदुलकर है वो क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और उनको पूछा आपकी टीम क्या है? बोले मेरे साथ अशोक वानखड़े है, मेरे साथ दीपक शर्मा है, मेरे साथ सारे पत्रकारों के नाम है, स्पोर्ट्स कवर करने वालों के नाम ले लिए। लोग बोलेंगे प्लेयर कहाँ है सर? ये लोग आपके साथ तो है, प्लेयर कहाँ है? आठवले का कारपोरेटर नहीं है, आठवले का एमएलए नहीं है, आठवले खुद राज्यसभा से है, आठवले का सांसद नहीं है। आठवले एक दलित फेस के हिसाब से आया है। आठवले की औकात महाराष्ट्र में 12-15 आरपीआई है हर जिले के हिसाब से, उनमें से एक आरपीआई आठवले की है। तो आठवले राज्यसभा मेंबर बन के पड़ा हुआ है। उससे ज्यादा औकात वहां प्रहार पार्टी की है, बच्चू कडू की, 2 एमएलए है उसके। किसान और जो मजदूर पार्टी है उसका एक एमएलए है, उनकी औकात ज्यादा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी फिर पार्टी का 220 एक एमएलए है, उसकी औकात ज्यादा है। पे 220 पे भाऊ, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो रिसर्च है, पूरे देश के 10-12 राज्यों से घूम कर आ पाए हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे मोदी 220-230 के आगे बढ़ते नहीं दिख रहे, आप कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ भाई, अगर 220-230 पे मोदी रुके हुए हैं तो फिर गडकरी सरकार बनाएंगे, राजनाथ को आगे नहीं, किया जाएगा, क्योंकि सवाल ये मोदी जी है, के साथ तो कोई आएगा नहीं। सवाल ये है कि जब देखो बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करेगी ऐसा तो नहीं है, संघ भी प्रयास करेगा, बीजेपी भी प्रयास करेगी, सब लगेंगे सरकार बनाने के लिए। ऐसे में जो लोग सरकार में आना चाहते हैं
उन लोगों की कंडीशन होगी कि उनको प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए जो उनकी बात सुने, अपने मन की बात नहीं करे, सबको लेके चलने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए, रीजनल पार्टी को तकलीफ देने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। तो ऐसे में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? राजनाथ सिंह भी हो सकता है, गडकरी भी हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं होगा, क्योंकि गुजरातियों से पूरे देश का रीजनल पॉलिटिकल सिनेरियो दुखी है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबको डरा के रखा है, अपना भी हो, जब तक तू मेरे साथ है मेरे साथ है। जिस दिन 2 सेकंड के लिए वो आदमी बाहर चला गया, ईडी उसके पहले पहुंचती है। किसी ने बीजेपी से संबंध तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर जाता है, उसके पहले ईडी पहुंच जाती है। बहुत, चलिए ये तो मैंने मान लिया। ये हाँ, तो ये मैंने जो मान लिया। प्रताड़ना है, ये मोटे मोटे तौर पे लोग बीजेपी को बुरा नहीं मानते, जी लोग मोदी जी के आतंक से परेशान हैं, मोदी जी के माईवे और हाईवे इससे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर एक कलेक्टिव लीडरशिप का था। जब अटल जी थे तब भी अडवाणी जी थे, अटल जी थे, आपको जोशी ये जी थे, तब भी लोग थे। क्या अडानी साहब को भी लग रहा है, गौतम अडानी को भी लग रहा है कि मोदी जी कमजोर हुए हैं, मोदी का ब्रांड नीचे आया है, मोदी जी की हो सकता है सरकार ना बने, इसीलिए वो आज तक में इंडिया टीवी में कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं भूपेश बघेल का बड़ा सम्मान करता हूं। ममता को उन्होंने दीदी कहा, गौतम अडानी ने, कि ममता हमारी दीदी हैं, दीदी हैं। और उन्होंने सब जितने भी नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, गौतम अडानी सबकी आरती उतार रहे हैं आज की तारीख में। तो क्या मैं गौतम अडानी को भी लग रहा है ऐसा? क्या उनके पास दीपक भी जी, फीडबैक है कि भाई ये दीपक जी, सरकार कहीं जा ना रही हो? हमारे देश का एक फिनोमिना याद रखिए आप, जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों को पता पड़ता है, और एकदम कुत्ते परेशान होना शुरू हो जाते हैं, भौंकना शुरू हो जाते हैं। भूकंप की वो पहली चेतावनी है। और जब राजनीतिक भूकंप आता है तो इस देश का ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट, उद्योगपति। इनको सबसे पहले पता पड़ता है। ये भागा दौड़ी करने में कई ब्यूरोक्रेट है, वो कांग्रेस के नेताओं से मिलना शुरू कर दिए हैं। कई ब्यूरोक्रेट जो आपके और हमारे मित्र है, वो भी पूछते हैं कि यार कोई इनसे जरा बात करनी थी, जस्ट हेलो हाय करना है, हैप्पी न्यू ईयर विश करना है। तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इधर उधर मामले हो रहे हैं। या नहीं, कुछ गौतम लोग बोलते अडानी हैं कि जो यार, से एक दरवाजा खोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, अपोजिशन के लोग। गौतम अडानी तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करें। वो कई बार सैम पिट्रोडा से भी थ्रू जाने का प्रयास किया, और सैम पिट्रोडा जब उनको पुश करने का प्रयास कर रहे थे तो उस चक्कर में सैम पिट्रोडा अपनी जगह खो गए, क्योंकि राहुल गांधी एक बात पे तो एडमेंट है, दुनिया में कोई भी चल जाएगा, गौतम अडानी नहीं चाहिए। और उन्होंने कहीं बोल भी दिया कि यदि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले एयरपोर्ट, सी पोर्ट का सब नेशनलाइजेशन करेंगे। और सरकार कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? इन द इंटरेस्ट ऑफ द या नेशन किया जा सकता है। वोट का भी हो देश सकता की तरक्की के लिए यदि पोर्ट बेचे जा सकते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए पोर्ट वापस भी लिए जा सकते हैं। परसेप्शन है। वाला जी। मामला है। तो ये एक तमाम चीज चीजें, और, कई चीजें। हाँ, इधर एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब गुजरात लॉबी जो डरती है बीजेपी के भीतर, भीतर जो गुजरात लॉबी डरती है, यानी आप कह लीजिए मोदी और अमित शाह या उनके साथ सीआर पाटिल वगैरह, जो उनकी किचन कैबिनेट है गुजरात के बीजेपी नेताओं की या मोदी जी की, ये योगी आदित्यनाथ से डरते हैं। इनको लगता है कि जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है योगी, जो है उसने मेहनत भी करी है और योगी इनको चैलेंज दे सकता है, और कहीं ना कहीं आरएसएस भी अब योगी के पीछे खड़ी हुई है। और मैंने इधर नहीं, देखा कि अभी बॉम्बे गए और बॉम्बे में जाके उन्होंने साहब मुकेश अंबानी से 1-to-1 बातचीत करी, कई कॉर्पोरेट को पकड़ रहे हैं और योगी के जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी बातचीत भी करा रहे हैं। तो क्या योगी चैलेंज हो सकते हैं अगर मोदी 220 पे रुके? क्या योगी के अंदर इतनी हैसियत ताकत है अगर कॉर्पोरेट पीछे आ जाए, या योगी को कहीं ना कहीं उनसे आगे गडकरी निकल जाएंगे? या फिर अगर 220 पर मोदी रुकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपोजिशन के पास भी फिर आंकड़ा बड़ा है, 220 से ज्यादा आंकड़ा उनका बड़ा है, क्योंकि 543 का हाउस है, 543 का हाउस है।
तो क्या आपको लगता है कि 220 में जब तक राष्ट्रपति मुर्मू मोदी जी को बुलाएंगी तब तक अपोजिशन एक हो जाएगा और गेम शरद पवार शुरू हो जाएगा? गेम शरद पवार ही शुरू होगा। प्रयास शरद पवार करेंगे कि लोग साथ में जुड़े, एक खिचड़ी सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा, फिर उसके क्योंकि बाद नंबर विपक्ष तो अलग फिर बैठेगा। अपोजिशन है ना। लेकिन अगर 220 अपोजिशन अपोजिशन में देखिए क्या होता है दीपक जी, एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन जिसके संबंध होंगे उसके लिए लोग आएंगे। यदि गडकरी को नाम आ जाता है तो ममता बनर्जी पूरा का पूरा आके अपना समर्थन देगी। यदि गडकरी का नाम आ जाता है तो बीजेडी पीछे खड़ी हो जाएगी। गडकरी उद्धव का आ नाम जाएगा, आते उद्धव से ठाकरे। गडकरी का नाम आते से सारे महाराष्ट्र के सांसद पीछे हो जाएंगे। एक प्लस पॉइंट है। अभी मतलब योगी जी गडकरी के के पास पास उम्र नंबर है। है इसका मतलब। हाँ, योगी जी के पास अभी उम्र है। योगी जी नंबर सिर्फ ये चाहेंगे योगी जी ये चाहेंगे कि उनको बिना इंटरफेरेंस का यूपी में काम करने की मोहलत दी जाए। इससे वो निजात पाना चाहते हैं ऊपर के प्रेशर से। दूसरी बात, योगी जी संघ के नहीं हैं। योगी जी कभी संघ के शाखा में नहीं गए। इस देश का प्रधानमंत्री यदि बीजेपी की तरफ से कोई होगा वो संघ का स्वयंसेवक ही होगा। जैसा इस बीजेपी के कोई भी पार्टी अध्यक्ष नॉन संघ का आया हुआ बीजेपी का नेता नहीं हो सकता। नहीं तो सुषमा स्वराज वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जो अच्छी खासी सक्सेसफुल, उनमें सारे गुण थे, महिला भी थी, बहुत अच्छी हिंदी थी, सब कुछ था, छवि ठीक थी। लेकिन वो संघ छवि थी लेकिन संघ की नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। तो प्रधानमंत्री हो या वो हो, वो संघ से होगा। उत्तर प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो हिंदुत्व है उसके सामने एक हिंदू खड़ा कर दिया। कारपोरेट की बात करेंगे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी मुंबई चले जाएंगे तो मुकेश अंबानी से लेकर सब लोग मिलेंगे उनसे, फिल्म वाले भी मिलेंगे, क्योंकि कोई किसी से दुश्मनी, कारपोरेट कभी किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। आपको क्या लगता है कि मोदी जी जब 2014 में आए थे और देश दुनिया उनको देख रही थी और इंडियन डायस्पोरा, अप्रवासी भारतीय से लेकर बॉलीवुड से लेकर पत्रकार से लेकर आम जनता, हर आदमी बड़ी उम्मीदों से देख रहा था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस आदमी ने डिसअपॉइंट किया। मुल्क को जहां ले जाना था वहां ले नहीं जा पाए। आपको, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो असेसमेंट है, वो क्या कहता है कि इस आदमी में विजन नहीं था? इस आदमी को हमने, इसका कद बहुत बड़ा कर दिया मोदी जी का, हमने इसको अटल बिहारी से बड़ा कर दिया, या इस आदमी को गोदी मीडिया ने जिस तरह से साथ दिया उस वजह से इसकी जो आप कह सकते हैं साइज बड़ा था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था, जो डिलीवरी थी, वो उस लायक नहीं थी? क्या मोदी विजन लैक करते हैं? क्या मोदी वाकई नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी उस लेवल के नेता नहीं है जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, देश को आगे ले जाने की बात है? दीपक भाई, आदमी को सपने देखने चाहिए, सपने दिखाने भी चाहिए, लेकिन वो सपने वो होने चाहिए जो यथार्थ के धरातल पे सही उतरे। वो सपने नहीं देखने चाहिए जो आप कभी पूरे नहीं करते। मोदी जी वो ड्रीम सेलर है जो सपने कभी पूरे नहीं करते। 2014 में एक विकास का मॉडल लेके आए थे, महंगाई कम होगी, 60 रुपए के डॉलर पे, जब 60 रुपए का डॉलर हो गया तो देश की बेइज्जती हो गई। आज 90 रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया है, उसकी बात वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही थी, उन्होंने स्वच्छता लाने की बात कही थी, कांग्रेस मुक्त भारत मेक की इन बात इंडिया। कही थी, उन्होंने कही बात करी थी मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, बहुत सारी बातें की थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? 2019 में पुलवामा नहीं होता तो स्थिति क्या थी? आपका सबसे बड़ा जो डिजास्टरस जो एक्शन लिया आपने वो नोटबंदी था। अब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पे मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के प्रोसेस पे मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नोटबंदी के लक्ष्य हासिल हुए कि नहीं हुए इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता था कि लक्ष्य हासिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए डॉक्यूमेंट पे भी सवाल उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो आरबीआई ने दिए हुए डॉक्यूमेंट को ही मानेगी, वो तो डाउट नहीं करेगी। लेकिन फिर आरबीआई दो डॉक्यूमेंट कैसे दे सकती है? यदि सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट देके ये बता सकती है कि 6 महीने से सरकार और आरबीआई
नोटबंदी पे चर्चा कर रही थी, विचार विमर्श कर रही थी। लेकिन फिर नोटबंदी के पीछे 6 महीने चले जाओ तो मई महीना आता है। तो मई महीने में हुई आरबीआई की मीटिंग, जुलाई में हुई आरबीआई की मीटिंग, अगस्त में हुई आरबीआई की मीटिंग। इस मीटिंग के मिनट बुक्स में जो इंडियन एक्सप्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन में मंगाए हैं, उसमें कहीं नोटबंदी का जिक्र नहीं है। मई महीने की मीटिंग में सिर्फ 2000 रुपए का नया नोट लाने का जिक्र है। तो फिर ये 6 महीने में किसने बात की? आरबीआई ने। आरबीआई माने बोर्ड होता है, आरबीआई माने आरबीआई का क्लर्क नहीं होता कि आरबीआई की चपरासी नहीं, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी तो बात हो गई। तो सवाल ये है, मेरा यही सवाल कह ये रहा था, हूं। मैं एक मिनट सवाल मैं फिर से आपके सामने रख दूं। मेरा सवाल ये है कि प्रचंड बहुमत मिला, बड़ी उम्मीदें थी और 2 बार इन्होंने चुनाव जीता। क्या मोदी जी का जो कद है, जो विजन है, इंदिरा गांधी, नेहरू, अटल, नरसिम्हा राव या इवन मनमोहन, उस जैसा नहीं है? क्या इनके अंदर डिलीवरी नहीं है? कमी क्या है पर्सनालिटी में? सबसे बड़ी पर्सनैलिटी में कमी है कि वो अपने से ज्यादा सबको मूर्ख समझते हैं। वो नहीं समझना चाहिए। उन्हें लगता है वो मार्केटिंग के हीरो है, वो किसी भी चीज का मार्केटिंग कर सकते हैं। आप मार्केटिंग कर सकते हो, चाइना का माल एक बार बिकता है, दूसरी बार नहीं बिकता। बहरहाल दोस्तों, ये जो आकलन था, मैंने आपको बताया कि इस आकलन के आधार क्या थे। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में बीजेपी की स्थिति और कहीं ज़्यादा नीचे चली जाए। हो सकता है कर्नाटक हार जाए, या आने वाले और जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में बाद में, वो भी अगर कहीं बीजेपी हारी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। और बीजेपी कर्नाटक जीतती है, राजस्थान जीतती है, मध्य प्रदेश जीतती है, कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरती है, तो ये पिक्चर बदल भी सकती है। तो इसलिए ये जो स्थिति है, जो आज आपको मैंने दिखाया या टाइगर ने जो बताया, ये आज की मौजूदा स्थिति पर है। आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है कंट्री की, उसके ऊपर आधारित है। मेरी कोशिश रहेगी कि समय समय पे हर दूसरे महीने या हर तीसरे महीने आपको इस तरह के एनालिसिस देते रहें कि देश का जो पॉलिटिकल ग्राफ है किस दिशा की ओर जा रहा है, और ख़ासकर वोटर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपके रिएक्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। आखिरी में 2-3 चीज़ें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप दोस्तों से कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें। एक बेखौफ आवाज़ है जो आपके हौसलों से चलती है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और रिएक्शन देना मत भूलिएगा, स्टोरी आइडियाज़ हों वो भी दीजिए, आप क्या देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा रिसर्च करके आपके सामने वो रखूँ बहुत ही न्यूट्रल तरीके से। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।